न्यूज़ 18 के सभी व्यूवर को जुले इस बार की सेहत आपके एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर राजसंग दुर्जे कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एसएनएम हॉस्पिटल को हमने रिक्वेस्ट किया। डॉक्टर साहब, हम जनरली आज ऑर्थोपेडिक रिलेटेड बात करेंगे, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और सबसे कॉमन जो बैक पेन की शिकायतें आते हैं, तो उसके बारे में आप तफसील से बताएं डॉक्टर साहब। जो ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड हमारे जो पेशेंट में जो सबसे कॉमन चीज़ जो हम ओपीडी में देखते हैं, ओपीडी बेसिस पे देखते हैं, वो है कमर का जो दर्द, जिसको हम लोअर बैक पेन बोलते हैं। वो बहुत कॉमन होता है। ये हमारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से थोड़ा ये ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है पहले से। हमारे एक्टिविटी से रिलेटेड सारे हैं। तो जो हम सबसे कॉमन चीज़ हम जो बैक एक में हम देखते हैं, जो लोअर बैक एक, जो हम आपके रीढ़ की हड्डी है, उसका जो निचले वाला भाग, जिसको हम लोअर बैक बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकली लंबर स्पाइन बोलते हैं, उस रीजन का सबसे ज़्यादा वेयर एंड टियर, यानी उसका घिसना, एज के साथ उसका जो डिस्क होता है वो पुराना हो जाता है। तो उसके जो आगे पीछे जो मांसपेशियां होता है, हड्डियां होता है, जो शुरू में मांसपेशियों में जो वेयर एंड टियर आता है, जो घिसता है या पुराना हो जाता है, उसकी वजह से इंजरी होता है, जिसको हम स्प्रेन या स्ट्रेन बोलेंगे। स्प्रेन मतलब आपका जो रीढ़ की हड्डियां होता है, उसमें जो लिगामेंट्स होता है, उनको डैमेज होने को हम स्प्रेन बोलते हैं ब्रॉडली। या जो स्ट्रेन होता है, जो मसल्स होता है, कुछ मसल्स जो आपके कमर के अराउंड है, उनका जब फाइबर्स, जो उनके जो मसल का पार्ट होता है, वो जो ब्रेक हो जाता है, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये दो चीज़ बहुत कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेशन में देखते हैं, जिसको आप लगभग मान के चलिए 97% जो बैक एक होता है वो मैकेनिकल, यानी इन्हीं का हड्डी मांसपेशियों का थोड़ा डैमेज होने का, उसके रीज़न से जो आपको पेन आता है, उसको मैकेनिकल पेन बोलेंगे, जो 97% है, जो कि कुछ काम करने से, कुछ ज़्यादा झुकने से, जोर लगाने से आपको आ जाता है। और इसका एक मेन वो आपका सिम्टम्स जो आप बोलेंगे, पेन जो कमर में आएंगे, और साथ में जो आप रेस्ट करेंगे तो आराम मिलेगा आपको, काम करने से उसका पेन बढ़ेगा, जो मैकेनिकल होता है। दूसरा, आप इसको थोड़ा सा हम दूसरे उसमें लेंगे तो लगभग 2-3% जो है रेफर्ड पेन होता है। रेफर्ड पेन मतलब जो होता है आपको कमर का दर्द लोअर बैक में, बट उसका एक्चुअल कॉज कहीं और होता है। जैसे आप बोलेंगे कहीं और से रेफर्ड होके आता है। जैसे लेडीज में यूट्रस का आ सकता है, ओवरी से आ सकता है, उनके जो ट्यूब्स होते हैं वहां से आ सकता है। उसी तरह आपका यूरिनरी सिस्टम, जो किडनी, यूरेटर बोलते हैं, जहाँ और आपका पेशाब का थैलियाँ हैं, वहां से ओरिजिन आ सकता है। इवन आपका गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियास, उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने का, जिसको आप एक्यूट पेनक्रेटाइटिस बोलते हैं, ऐसे चीज भी आपके कमर में पेन आएगा। तो शुरू में आपको लगेगा कि कमर पेन है, तो वो चीज डिफ्रेंशिएट करना, उसको अलग से देखना, वो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो चीजें आपको देख के उस चीज को अलग करना बहुत जरूरी होता है, ताकि टाइमली उस पर हम उस पर इलाज कर पाए। तो ये हो गया 2-3%। फिर 1% आप लेके चलिए, बहुत रेयर है, जो कि आप कोई बीमारी, जो सिस्टमिक बीमारी, जैसे आप रीढ़ की हड्डी का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आपका रूमेटॉइड, जो गठिया की जो जोड़ों का बीमारी है, वो सिस्टमिक कोई डिजीज हो, या वहाँ पे कोई ट्यूमर आ गया हो, या ओल्ड एज में कुछ पूरा स्पाइन में ट्यूमर आ सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जो आपके डिस्क होता है आपके रीढ़ की हड्डियों के बीच में, उसका इन्फेक्शन हो गया, उसका टीबी हो गया, तो ये उसका 1% इसका कॉज हो सकता है। तो ये चीज़ें अलग करना बहुत, हर कमर का दर्द कोई सीरियस नहीं होता है, सीरियस वाला बहुत कम होता है, लेकिन उसको मिस नहीं करना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको डॉक्टर के पास आके उसका सही तरीके से जांच करना वो बहुत ज़रूरी समझता हूँ। डॉक्टर साहब, यूजुअली ऐसे जो पेन है वो कौन से स्टेज, यानी कौन से एज में हो सकता है कि आमतौर पे जो पेशेंट में? अब अलग अलग है। जैसे आप यंग एज में देखेंगे, जैसे 25 साल से आप 40 तक लीजिए, जब मैक्सिमम जो बैक एक उस टाइम ज़्यादा आपको देखने में आएंगे, उस पॉपुलेशन में देखने आपको मिलेगा।
इसका रीज़न एक ये है कि जैसे आपका बर्थ के बाद जब आप बच्चा बड़ा होता है, ग्रोथ होता है, तो फुल पोटेंशियल जब ग्रोथ करता है तो जो डिस्क होता है, रीढ़ की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये सब बेस्ट फॉर्म में होता है। अपना जो बेस्ट उसका जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। 25 साल 30 साल के बाद ये खराब होना शुरू होता है। खराब मतलब डीजेनरेट, उसका वेयर एंड टीयर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको 25 साल से लेकर 40 साल तक आपको ज्यादा रेंज में आपको मिलेगा। उस टाइम आपको ज्यादा बैक एक्स, जो मैकेनिकल बैक एक है, जो आपको कोई बीमारी नहीं है, बट ये एक मैकेनिकल चीज है, घिसने पे, ये खराब होने पे, ज्यादा यूज करने पे, या कोई चीज क्रैक होने पे, फट जाने पे, वैसा वाले रीजन से जो बैक एक आता है, ये 25 और आपका 40 तक आप लेके चलिए। फिर दूसरा, आप जब एज हो जाते हो, मिडिल एज आप क्रॉस करते हो, तो फिर आपको एक और पीक मिलेगा 50 से 70-80 में, जो कि अब एजिंग प्रोसेस आ गया, उसमें आपको वेयर एंड टियर आ गया। वेयर एंड टियर की वजह से अब परमानेंट चेंजेस आ गया, हड्डियों में कोई परमानेंट को वहाँ पे एक एक्स्ट्रा हड्डी बन गया, या जो आपका लिगामेंट है वो और स्टिफ हो गया, वो ज़्यादा पहले की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है। उसकी वजह से जो तकलीफ आएगा, उस बैक एक आएगा, वो लगभग 40 और 70-80 तक उस ग्रुप में ज़्यादा मिलेगा आपको। बाकी यंग एज में जो बच्चों में अगर बैक एक हो, तो वो थोड़ा सा और सीरियसली लेना है, क्योंकि यंग एज में नॉर्मली बैक एक नहीं होता है, तो उसको कोई किडनी का इशू तो नहीं है, कुछ और जो आपको मैंने पहले बताया रेफर्ड एक आ सकता है, वो बच्चों में थोड़ा सा और डिटेल में देखना ज़रूरी है। तो ये ब्रॉडली ये इस फेज में आपको ज़्यादा बैक एक होने को लाइफ लॉन्ग कभी भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इन एज में ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी में मिलेगा आपको। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि सिटिंग पोजीशन पे भी काफी लोग को बोलते हैं कि निर्भर करता है कि कोई चेयर पे लॉन्ग टाइम बैठ जाता है या ऐसे खड़े, ऐसे सिचुएशन में भी कुछ बैक पेन या ऐसे कुछ का चांसेस है, या आप क्या एडवाइस करते हैं? जी जी, बहुत एक कॉमन चीज़ है ये कि आप हमारे लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया कि अब ऑफिसेज में इंडोर हम काम करते हैं और कंप्यूटर्स पे हम काम करते हैं, तो उसकी वजह से बैक एक होना बहुत बड़ा आपको एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, यंग एज पे बढ़ गया है। हम बिल्कुल अपने काम में इतने खोए होते हैं अपने कुर्सी पे बैठ के, तो इसलिए आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग, जो आपने बोला कि बहुत देर तक बैठना, ये एक मेजर कॉज है जो मैकेनिकल बैक एक का। ये इसलिए क्योंकि जो आप बैक के लिए अगर आप सबसे खराब चीज कुछ कर सकता है तो वो है सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, या कुछ आप बेंड करके बार बार रेपिटेटिव कुछ चीज उठाते हो, आगे झुकते हो, उठते हो, घूमते हो, ये भी एक रिस्क फैक्टर है बैक एक होने में। तो इसलिए मैं आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल से जनरली मैं बोलूंगा कि जितना हो सके अपने अपने बैक को आफ्टर सर्टन एज 25-30 के साल के बाद, हो सके तो पहले भी, उसमें कोई वो नहीं है, अपने बैक कोर मसल्स जो आपके पेट के अराउंड जो मसल्स होता है उनको स्ट्रॉन्ग करना, वो जनरल आपका वॉक करना, आपका बाकी जोड़ का भी एक्सरसाइज करना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इस सिटिंग जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप काम सारे सिटिंग कर रहे हैं, तो आपका अपना टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, उस बर्दाश्त को बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ें एक्सरसाइज आप इन्वेस्ट करोगे तो प्रोबेबली वो होने का कम चांस है, इंजरी होने का बहुत कम चांस है। तो ये मैं बोलूँगा कि एक सिटिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बैक एक, स्पेशली इन द यंग पीपल। सर, एक चीज और है कि जब एज जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो लोग बोलते हैं कि हमारे घुटने की जो उसमें ग्रीस होता है वो घिस गया या ऐसे कुछ बोलते हैं, तो आप उसको कैसे समझाएंगे हमारे? जी, एक और चीज़ जो मैं कॉमनली ऑर्थोपेडिक्स या ओपीडी में हम सुनते हैं कि जी मेरा घुटने का सुना है ग्रीस, किसी ने बताया कि ग्रीस खत्म हो गया या कम हो गया, कुछ ऐसा कुछ। अब एज सच हमारे घुटने का क्या है कि दो हड्डियां मिल के घुटना बनाते हैं, तो जो हड्डियों के एंड में जो एक स्मूथ सा, एक चिकना सा वो होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, एक तो वो कार्टिलेज, और दो कार्टिलेज के बीच में, जॉइंट के बीच में, जैसे एक हर कोई जोड़, दो जोड़ में हम एक ऑयल डालते हैं उसका लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए, तो उसी तरह हमारे नेचुरली हमारे नी जॉइंट के अंदर एक ऑयल होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो बहुत स्मूथ लुब्रिकेंट का काम करता है। और उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, खाली लुब्रिकेशन छोड़ के उसका जॉइंट का जो
कार्टिलेज होता है उसका वो न्यूट्रिशन होता है बेसिकली। न्यूट्रिशन जो जॉइंट कार्टिलेज आपने देखा होगा सफेद होता है, हमने जैसे कोई भी ऐसी चीज का देख लो आप, सफेद होता है। सफेद का मतलब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। अब वो फिर उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? न्यूट्रिशन वो उसी जो आपका जो जॉइंट में जो ऑयल जैसा होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड, उसमें से मिलता है। वो कैसे मिलता है? जब आप जोड़ को एक्सरसाइज करते हो, हिलाते हो, तो वो एक स्पंज की तरह होता है जो आपका कार्टिलेज होता है। तो वो जोड़ में से जो न्यूट्रिशन को खींचता है अपने ओर, तो उसमें से न्यूट्रिशन लेता है, फिर बाकियों को बाहर करता है स्क्वीज करके, मतलब उसको एक समझो एक मसाज दे रहा है, मालिश दे रहा है। तो इसलिए जॉइंट को चलाना, इसलिए उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है चलाना, लेकिन तरीके से चलाना। आप बहुत ही ज्यादा ओवर यूज कर रहे हो वो डैमेज करेगा, आप अंडर यूज कर रहे हो तब भी डैमेज होगा। आपको उसका एक बैलेंस तरीके से उसका न्यूट्रिशन है। तो लोग इसलिए बोलते हैं, डॉक्टर्स इसलिए बोलते हैं कि आपका सिंपल टर्म में समझने के लिए उनको बोलता है आपका ग्रीस थोड़ा कम हो गया, उसका डॉक्टर का बोलने का ये मतलब है। तो इसलिए आपको जॉइंट का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बॉडी का वेट मेंटेन करना, जॉइंट को एक्सरसाइज करना जैसे जैसे आप एज होते हो, प्लस बाकी आपका कैल्शियम्स आता है, विटामिन डी आता है, प्रोटीन्स सही मात्रा में खाना, बैलेंस डाइट करना, ये जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। That'll be 350. एक और चीज डॉक्टर साहब, जब हमारे जॉइंट में दर्द होता है तो जब उम्र होते थे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, तो वो जी। कौन से स्टेजेस में आप रिकमेंड करते हैं और क्या कितना जरूरी है कि कितना तक हम बेयर कर सकते हैं? जी, अब जैसे हमारा पॉपुलेशन एज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन एज, लाइफ जो आपका लाइफ का लॉन्जिविटी है, जो लाइफ का वो है, वो इंक्रीज हो गया। पहले आप 60-70 में आपका वो जाता था, आप 70-80-90 तक पहुंच रहा है। तो जैसे ऊपर जाओगे उतना जॉइंट डैमेज होके आप ऊपर पहुंचोगे। तो जब आपका जॉइंट जो है, जब इररिपेयरेबल डैमेज होगा, जिसमें आप बिल्कुल हर चीज से आप जॉइंट खत्म हो गया, मैं आपको ये बोलूंगा कि जॉइंट रिप्लेस करने के लिए जो एक पेशेंट होता है उसका एक जनरल कंडीशन ठीक होना चाहिए। क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट में होता क्या है कि जॉइंट जो आपको मैंने बोला कार्टिलेज, जो जॉइंट का जो एक चिकना पार्ट होता है, वो जो घिस गया है उसी को रिप्लेस किया जाता है, उसका सरफेस को रिप्लेस कर देते हैं। यानी ये सरफेस रिप्लेसमेंट है। पूरा जॉइंट को ऐसे काट के ऐसा कुछ नहीं होता है, सरफेस को रिप्लेस होता है। बाकी आपका जो बाहर का जो मांसपेशियां है उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका उसका कंडीशन आपका अच्छा नहीं है, यहां से आपने जॉइंट रिप्लेस कर दिया और ये किसी कंडीशन से कोई नर्व डैमेज होने की वजह से आपका मसल ही नहीं चल रहा, तो जॉइंट रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाके अच्छे से पेशेंट को इवेल्युएट करना, क्या पेशेंट को फायदा देगा, क्या ये नुकसान करेगा, तो वो चीजें सारा देख के फिर डिसीजन देना चाहिए कि मैंने ज्वाइन करना है नहीं अच्छे से। क्योंकि एक छोटा सर्जरी नहीं है, बहुत बड़ा सर्जरी है। क्योंकि आपका एक बार ओरिजिनल ज्वाइन चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो जो भी करेंगे सोच समझ के आपने करना है ताकि आपको उसका फुल फायदा मिले। क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग, सबसे अगर आपको बोलें कोई सर्जरीज इस वर्ल्ड में कोई सर्जरीज है जो बहुत सक्सेसफुल है, उनमें से ये हिप रिप्लेसमेंट और जो आपका नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेसफुल सर्जरीज में माना जाता है, जिसका आपके सामने आपको रिजल्ट आता है। लेकिन आपको चॉइस, आप गलत डिसीजन में जल्दी में करते हो तो समटाइम्स आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको समझ के किसी स्पेशलिस्ट से मिल के अच्छे से समझ के फैमिली में डिस्कस होके फिर डिसीजन करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा। किसी का आजकल कंस्ट्रक्शन वर्क में या कोई मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट होता है तो काफी लोगों का जो एज ओल्ड एज में होता है तो हड्डी ज्वाइन करना मुश्किल है बोलता है। तो आप क्या पेशेंट को एडवाइस देंगे, कब तक ये जो हड्डी टूट गया तो ज्वाइन करने का उम्मीद रख सकते? अलग अलग स्टेज है। जैसे बच्चा है, उनके जो हड्डी होता है वो बहुत ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होता है उनका, क्योंकि वो हड्डी नया नया बन रहा है तो उसमें पोटेंशियल कैपेसिटी हड्डी को हीलिंग करने का बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों में जल्दी हील होता है। इसलिए आप देखोगे आम बच्चों का जो हड्डी अगर फ्रैक्चर होता है तो उनको हम प्लास्टर में या रेस्ट देके नॉर्मली 80-90% फ्रैक्चर्स ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो जैसे आप बड़े होते हो, आपका यंग एज में, फिर उतना आपका सर्जरी होने का ज्यादा चांसेस है। तो बच्चों में जल्दी जुड़ेगा। अब जो यूथ है, यूथ में आपको बेड रेस्ट पे रख सकते हो, उनमें कैपेसिटी होता है तो, लेकिन उसमें 50-50 है। किसी में आधों में आपको ऑपरेशन लगेगा,
कुछ फ्रैक्चर के डिपेंड करके आधों में आपका प्लास्टर में हो जाएगा। बाकी मैं ये बोलूँगा अच्छा सा न्यूट्रिशन रखें बेसिक, जैसे आप प्रोटीन्स ठीक खाएं, कैल्शियम का सप्लीमेंट अच्छा रहे, विटामिन डी, तो बाकी एक्टिविटी एक्सरसाइजेस करेंगे तो ज़्यादातर आपका फ्रैक्चर्स जुड़ता है ऐसे ही। अब आएगा ओल्ड एज में। ओल्ड एज में अगेन जैसे आप ओल्ड होते हो तो आपका हीलिंग पोटेंशियल कम हो जाता है, तो हड्डी का जुड़ना भी पोटेंशियल कम हो जाता है। और सेकेंडली ओल्ड एज में क्या होता है कि आप किसी को फ्रैक्चर हो के आप बेड पे, पुराने ज़माने आपने देखा होगा ट्रैक्शन लगा के लटका के 2-2 3-3 महीना रखते हैं, वो हम ओल्ड एज में नहीं रख सकते, क्योंकि ओल्ड एज में उस रेस्टिंग रिकम्बेंसी यानी बेड रेस्ट की वजह से बहुत साइड इफेक्ट्स आता है आपके ओल्ड एज में, जैसे यूरिन का इन्फेक्शन, स्टोन हो जाना, ब्लड जम जाना जिसको डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, तो बहुत सारे डेंजर्स और बेड सोर्स बनना, तो चेस्ट का इन्फेक्शन होना, तो मतलब पेशेंट का कंडीशन और ख़राब हो जाता है। इसलिए ओल्ड एज में जल्दी सर्जरी करा के चलाना जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्लस आपका जो मैंने आपको बेसिक न्यूट्रिशन बोला, तो वो चीज़ें आपको मैटर करता है बोन को जुड़ने में। जॉइंट में हमें जब पेन होता है तो डॉक्टर बोलते हैं खासकर कि आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया, तो ये इस पर जो हड्डी की जो रिलेटेड दर्द से कितना ये इसमें जी जी। एक और चीज़ जो आपने बहुत कॉमन, अच्छा आपने पूछा कि जो एक कॉमन चीज़ हम हमारे लाइफस्टाइल में देखेंगे तो जिसको यूरिक एसिड बढ़ना, जिसको पोडैग्रा बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये रिच मैन डिजीज़ भी बोलते थे एक टाइम पे, क्योंकि ये प्रोटीन जब आप ज़्यादा खाते हो या ड्रिंक ज़्यादा करते हो, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो आपका ब्लड में यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल के बाहर चला जाता है। जब नॉर्मल से बाहर जाता है तो ये चीज़ आपके हड्डियों में, आपके जॉइंट में, आपके टिश्यूज़ में हर जगह जाके ये डिपॉजिट होता है। जैसे मैं नॉर्मल एक पानी आपका साफ नहीं है, उसमें मिट्टी है, तो वो हर नलके के हर पार्ट में जमता है, तो कभी ब्लॉक भी कर सकता है। उसी तरह ये भी आपके हड्डियों के बीच में, आपके जोड़ के बीच में जाके वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज होता है तो वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब वो सूज जाना, फिर वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो पस भी बन सकता है उसका, आपका यूरिक एसिड का वो गाउट का जो मटेरियल होता है वो भी बन के बाहर आ सकता है। तो गाउट बहुत कॉमन चीज़ है, अगेन लाइफस्टाइल रिलेटेड है। बॉडी वेट कम रखिए, नॉन वेज कम रखिए, जैसे जैसे आप एज होते हो तो वेजिटेरियन डाइट पे ज़्यादा वो करिए, एक्सरसाइज रखिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन, पानी आपका अच्छा होना चाहिए। पानी का जो आपको बॉडी में जो पानी का लेवल को मेंटेन रखना होता है, उसको हाइड्रेशन अच्छा रखोगे तो यूरिक एसिड नॉर्मली आपके किडनी के थ्रू यूरिन निकलता है, तो जितना आप पानी पियोगे उतना वो फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए एक तो डाइट और अल्कोहल एक मेजर फैक्टर है। अल्कोहल, मीट खाना, वेट ज़्यादा होना, ये आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ाएगा, और ये सीजन के पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ज़्यादा आएगा जब आपका बॉडी का जो वाटर लेवल होता है, हाइड्रेशन जो फ्लक्चुएट करेगा। जैसे आप समर्स जैसे जैसे आएगा तो बॉडी ने अडेप्ट करना है, जो वाटर इनटेक को इंक्रीज करना है, या फिर विंटर आते टाइम, या आप जो खेत में जब आप काम करते हो, शुरू करते हो, बॉडी ज़्यादा उसमें डिहाइड्रेट होता है, उस टाइम ये एक्यूट अटैक होना कॉमन होता है। तो इसकी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको दवाई भी मिलता है, तो दवाई भी खाना होता है, वेट रिड्यूस करना होता है, और खाने में लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, ये यूरिक एसिड अगर किसी से इग्नोर कर कंट्रोल ना करे तो क्या वर्स हो सकता है? क्योंकि यूरिक एसिड आप बार बार तो चेक नहीं कर सकता, सिर्फ कोई इग्नोर भी कर सके, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो। जी, एक और चीज़, एक बार आपको यूरिक एसिड का अटैक आ गया तो नॉर्मली क्या होता है कि आप उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, इन्फ्लेमेशन सब सेटल होके आपको शायद दवाई भी दे देंगे, आप परफेक्ट हो जाओगे, फिर आप डॉक्टर को भी भूल जाओगे और ये भी भूल जाओगे, फिर आप सोच अब शायद मेरे को नहीं आएगा। लेकिन मैं ये बोलूँगा, यूरिक एसिड का एक अटैक आ गया तो कभी भी आएगा, चाहे 1 साल लगे, 2 साल, फिर आ सकता है, और ये रिकरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, टाइम पीरियड कम होते हुए बार बार आएगा, फिर ये क्रॉनिक में चला जाता है। तो इसलिए इसको बीच में चेक करना, एक बार आपको यूरिक एसिड आ गया तो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आपने पूछा, इसका क्या, एक तो ये जोड़ सूजना, दूसरा आप यूरिक एसिड की वजह से आपका किडनी स्टोन बन सकता है, जो यूरिक एसिड आपके किडनी के थ्रू फ्लश कर रहे हो, तो किडनी में अगर यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे वो जम के स्टोन बना सकता है। आपका पानी का पीना, मतलब वो लेवल अच्छा नहीं है तो वहाँ स्टोन बनेगा।
जब यूरिक एसिड होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, ये सारे मिल के आपका कार्डियक डिजीज बढ़ाएगा। तो ये सारा रिलेटेड होता है। तो इसलिए खाली आप एक बार ठीक हो गया मत सोचिए कि ये फिर नहीं आएगा, लेकिन ये पक्का आएगा। 1 साल लगे, 2 साल, 3 साल, लेकिन एक बार आएगा। इसलिए आपको उसको एक बार मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें खाली खाने का वो नहीं होता है। किसी को हेरिडिटरी बॉडी यूरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करता है, किसी में किडनी में फिल्ट्रेशन का वो कैपेसिटी अच्छा नहीं होता है, एज के साथ वो कैपेसिटी अच्छा नहीं होता है, तो वो रिटेन बहुत करता है। तो इसका बहुत सारे कॉजेस है। तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना और इसको लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज रखना होता है, वो ध्यान रखना होता है। तो वो चीजें आप करोगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, अच्छे से मेंटेन होगी। फिजिकल एक्सरसाइज आप सजेस्ट करते हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो? जी, मैं सबसे पहले यही बोलूंगा, अपना वेट चेक करिए। वेट आपका, जैसे आपका हमारा आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल में गाड़ियों में चलना है ना, तो हम डेली बेसिस पे उतना हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। तो वो कॉन्शियसली बढ़ाना कि मैं चल के जाऊंगा, चल के करूंगा। उसी तरह आप आजकल खाना थोड़ा सा हम एलेबरेट खाते हैं, है ना, नॉन वेज रेगुलर भी हो जाता है। कहीं आप पार्टीज पे जा रहे हो तो आप रेगुलर बेसिस पे खाना खा लिया। कहीं पे आप किसी मैरिज अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे रेगुलर खा लिया, 6-7 दिन खा लिया। उस टाइम ये सब ट्रिगर कर सकता है आपको यूरिक एसिड का वो करने के लिए। इसलिए बॉडी वेट को कम रखिए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए और वेजिटेरियन डाइट पे थोड़ा सा, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे नॉनवेज आप एंजॉय कर सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे आप नॉनवेज ना खाए। जब आपको पता है कि मैंने ज्यादा खाया, कभी भी हो सकता है। अगर बाई चांस वैसे हो भी गया तो वाटर इनटेक को बढ़ाइए आगे फ्यूचर में, सो दैट जो भी आपका यूरिक एसिड आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया उसको फ्लश करने में वाटर हेल्प करेगा। जी डॉक्टर साहब, आखिर में आप ऑर्थोपेडिक रिलेटेड पेशेंट को कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के थ्रू? एक तो मैं वही जो कॉमनली हम देखते हैं हमारे ओपीडीज में, जो बैक एक बहुत कॉमन होता है। तो लोग ये बोलते हैं कि बैक एक जी मेरे को कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ। या तो वो बोलेंगे जी मैं 3 साल पहले हुआ था, 3 साल तक अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया, मैं ठीक हो गया, तो अब क्या करना चाहिए? तो अब फिर से आ गया, मैं ठीक क्यों नहीं हूँ? ये कोई बीमारी नहीं है कि इन्फेक्शन वापस आ गया। ये जैसे जैसे आप एज हो रहे हो तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। तो आपके साइड से एफर्ट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल करना। तो आपने एक्टिवली अपने कमर के जो उसके लिए स्ट्रेंथ करने के लिए, कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, या जनरल बॉडी एक्सरसाइज उस करने के लिए आपको आपके साइड से एफर्ट होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ डॉक्टर्स पे मत छोड़ो कि वो एक मैजिक दवाई देगा तो मेरे को कभी लाइफ में बैक एक नहीं होगा। डॉक्टर्स खाली आपको एक गाइड करेगा पेशेंट को, जी आप ये करिए, बाकी पेशेंट का एफर्ट होना चाहिए। आप फिर ये डॉक्टर पे ये मत छोड़िए कि आप मैं दवाई खाऊंगा तो कभी अब होगा नहीं। तो ये चीज मैं बोलूंगा, आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए अपने बैक एक या अपने जो उसके केयर, उसके एफर्ट्स लगाइए बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जनरल बॉडी एक्सरसाइज, वेट कम करने के लिए। जो आपको मैंने हैबिट्स बताया, जैसे सिटिंग में आपको बीच में ब्रेक देना इंपॉर्टेंट, उठ के आप थोड़ा चलिए, स्ट्रेच करिए, वापस फिर आप अपना काम कर सकते हो उस हिसाब से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को जो हड्डी जो रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन पे काफी ज्ञान मिला होगा। तो अगले एपिसोड में फिर और किसी स्पेशल डॉक्टर के साथ हम आप सबके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए न्यूज़ 18 को इजाजत। कुछ महीने